देश एक बहुत ही विकट स्थिति में खड़ा हुआ है। मुझे कभी कभी चिंता होती है, मैं बहुत बोल जाता हूँ। मेरी शक्तिमान 97 to 2005 चला, आज 2024 में भी बच्चे उतने ही पागल हैं, आज भी शक्तिमान बार बार देखते हैं। तो मेरे लिए बच्चों के साथ एक मेरी केमिस्ट्री है। ईमानदारी कहाँ चली गई पॉलिटिक्स में सिर्फ लड़ते रहते हैं। अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करती है, देश के लिए नहीं करती। और 4.5 साल तक बच्चे लोग जो हैं वो ऑर्डिनरी आदमी करके बैठे रहते हैं और नेता शक्तिमान होते हैं। 4.5 साल के बाद नेताजी ऐसे करके नोट दो हमको, और पब्लिक फिर से मुग्ध होकर पागल होकर उनके वादों से करके फिर चुनती है, और फिर 5 साल चलता है। देश में एक कड़क डेमोक्रेसी चाहिए। मैं अभी डायलॉग छोड़िए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, आयुष्मान भव पुत्री आयुष्मान भव। उन्हें महाभारत का भीष्म पितामह कहें या उन्हें शक्तिमान कहें, इस शख्स ने अपनी कलाकारी से हिंदुस्तान के घर घर में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मुकेश खन्ना की। अपने निजी काम से मुकेश खन्ना का झारखंड की राजधानी रांची आना हुआ। इस खास मौके पर मुकेश खन्ना ने न्यूज रांची मेल के साथ दिल खोलकर बातचीत की। सुनिए एक साधारण सा लड़का मुकेश खन्ना कैसे बन गया। मैं आज आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रही हूँ जो कि 80 के दशक में सभी के फेवरेट होया करते थे। सभी के ज़ुबान पे एक ही नाम होता था, शक्तिमान। जी हाँ, आज हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, चूँकि इनको पहचान शक्तिमान और महाभारत से ही मिली। उनसे बात करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे सर? शक्तिमान जो कि 80 के दशक में सभी के ज़ुबान पे होया करता था। महाभारत में भीष्म पितामह का आपने जो किरदार निभाया था, उसे एक बहुत बड़ी आपको पहचान मिली। देखिए, मैं कहूँगा कि मैं भीष्म पितामह, मैं कहूँगा शक्तिमान, पर इन दोनों के बीच में मुकेश खन्ना खो गया है। किसी को मेरे बच्चे आके पूछते थे मेरे को, तुम्हारा नाम क्या है? अब ठीक है, मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जिसको 2 रूप मिले हैं, नहीं तो बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान। महान, मैं तो कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो मुझे ऐसे किरदार करने को मिले हैं। आज भी मैं उन्हीं रोल को जी रहा हूँ। अभी तक आयुष्मान भव कहता हूँ लोगों को, और बच्चे आके मुझे बोलते हैं उड़ के दिखाओ ना। सो इट इज़ देयर, स्टिल देयर। सर, क्या कुछ कहेंगे? मैंने आपके बारे स्टडीज़ की, जिसमें मैंने पढ़ा कि आपको प्लास्टिक इंजीनियर बनने का शौक़ था। आपके भाई के द्वारा सर फिल्म इंडस्ट्री में लाया गया, उनके द्वारा आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम आगे बढ़ाए। देखिए, डेस्टिनी है। मैं ये बात मेरी आपने अच्छा रिसर्च करके रखा है कि मैं एक्टर कभी बनना नहीं चाहता था। मैं BSc LLB हूँ। साइंस के बाद इंजीनियर बनने का शौक़ था, लेकिन डेस्टिनी में आयुष्मान भव कहना लिखा होगा, मैं एक्टर बन गया हूँ। यस, बड़े भाई साहब एक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। उन्होंने मुझ में सब कुछ डाल के मुझको पुश किया, और मैं उनके कहने पर आगे बढ़ा। कॉलेज ज्वाइन किया, लॉ कॉलेज, जहाँ पर मैंने 3 साल लॉ कॉलेज में प्लेस किए, जीता। वो भाई साहब मेरे को डांटते थे कि तुम बहुत फास्ट बोलते हो, तुम पकौड़े तलते हो, मैं यहीं करके बोलो। और मुझे हैरानी और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो जो मुझे डांटते थे, आज वही मुकेश खन्ना डायलॉग्स के लिए महाभारत के पहले उनकी डेथ हो गई। वो एक बहुत बड़ी आयरनी लगी मुझे। वो इस महाभारत की वजह से जिस तरह से आपने सुर्खियाँ बटोरी थी सर, उसके बारे बात करेंगे। B.R. चोपड़ा की जो महाभारत थी, जिसमें आपने भीष्म पितामह का रोल निभाया था सर, उसमें आपको दुर्योधन का रोल मिला था, जिसे आपने ठुकरा दिया था सर। क्या कारण थी, क्यों आपने ठुकराया था? बहुत बड़ी कहानी है पुत्री, बहुत बड़ी कहानी है। इतनी बड़ी कहानी मत छेड़ो। ये ठीक है कि मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे ज़िंदगी में ना भीष्म, ना इंजीनियर बनने का था, और ना मुझे दुर्योधन बनना था। मेरे को पितामह नहीं करना था, कभी सोचा भी नहीं था। पर अल्टीमेटली मेरे झोली में पितामह का रोल आया अचानक सर। ये अचानक, मतलब दिस इज डेस्टिनी, आई वुड से, बिकॉज मैं अर्जुन और कर्ण बनना चाहता था। और पितामह को कोई भी बोले अरे ओल्ड मैन है, दाढ़ी वाइट लगाना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली एक बार विनोद खन्ना ने मुझे एक बार लिफ्ट में साथ में उन्होंने कहा, मुकेश यू गॉट द क्रीम ऑफ महाभारत। तो अब मुझे मेरी किस्मत, मैं वही कहूँगा, और आज वही मैं जाना चाहता हूँ उनके लिए। और
लोग भीष्म पितामह को इतना नहीं जानते थे जितना महाभारत के बाद जानना शुरू किया। दैट्स ऑल। सर क्या कुछ कहेंगे, आपकी पहली फिल्म जो थी खूनी, जो रिलीज होते होते रह गई थी सर, नहीं हो पाई थी, ऐसे में सर कलाकारों का हिम्मत टूट जाता है। सर किस तरह से आपने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ाए और आगे? देखिए एक बात आप जान लीजिए मुकेश खन्ना के बारे में, मैं कभी भी ओवर एम्बिशियस नहीं हुआ हूँ। मेरे को खूनी के करते करते रूल एक हमारे यहाँ खबर फैल जाती है, एक एक्टर आया लंबा सा, एक लड़का मुकेश खन्ना का नाम है, करते करते मुझे एक हफ्ते में 3 फिल्में साइन की मैंने खूनी के बनते बनते। और खूनी के बनते बनते रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्दे दिल, ये सारे नाम की 4 फिल्में बनी, लेकिन खूनी अधूरी रह गई क्योंकि नरेंद्र बेदी जी की डेथ हो गई। और अगर वो फिल्म बन जाती तो शायद मैं महाभारत नहीं करता, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आप फिल्म चलती है तो आपको 25 फिल्में मिलती, फिर आप महाभारत नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी जुड़ी पड़ी थी। और आज भी वो मुझे लोग जानते हैं, पूछते अरे आप तो उस ज़माने में यंग भी हुआ करते थे। मैंने कहा हाँ मेरे भाई, मैं 160 साल का नहीं था मैं। तो यही एक है मेरी रिमेम्बरेंस कि मैं महाभारत के बाद 15 फिल्मों का हीरो था। सर 2016 में आपने आखिरी फिल्म की, 2018 में आपने इस्तीफ़ा दे दिया था। सर आखिरी फिल्म क्या थी सर, और उसमें आपका किरदार क्या रहा था? आखिरी तो कोई नहीं कह सकता, आखिरी मुझे भी नहीं मालूम। ये हो सकता है कि कुछ वो लिस्टों में से कोई ना कोई फिल्म निकलते उसके बाद मैंने फिल्में साइन करनी कम कर दी, क्योंकि मैं चूज़ी हूँ बहुत, मैं अपने दामों में जीता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है सेंसर एक फिल्म देवानंद साहब की आई थी, शायद वो एक फिल्म मेरे ख्याल से मैंने लास्ट में की होगी। बट मैं फिल्म इंस्टीट्यूट फिल्म में चेयरमैन बन गया चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, और जिसका आप जिक्र करें कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं बच्चों का चेयरमैन सोसाइटी कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली मैंने वो 3 साल मैंने वहाँ रहा हूँ मैं। और फिर मेरे को पसंद नहीं आई थी बात कि बच्चों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, बच्चों की फिल्मों के लिए, तो मैंने छोड़ दिया था वो। सर रांची में फिल्मों को लेकर सर क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए संभावनाएं तो पूरे देश में होती है। गुजरात में गुजरात की संभावना रहती है, मध्य प्रदेश में मैंने अभी रिसेंटली कहा कि मैं वहाँ पर फिल्म सिटी खोलने की योजना बना रहा हूँ। अभी मैं जाके सीएम से मिला था, सीएम साहब से, और हमने अपनी योजना दी थी कि हम यहाँ पर एक फिल्म सिटी, बिकॉज भोपाल, इंदौर, वहाँ पर उज्जैन लोग आते हैं शूट करने को, कोई फिल्म सिटी नहीं है। झारखंड में बहुत ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम शूटिंग कर चुके हैं। खान है यहाँ पर अच्छी जगह हैं, जमशेदपुर है, करने को तो बहुत कुछ है। बट अगेन कोई इतना रेगुलर मूवमेंट नहीं है कि आदमी आके फिल्म की शूटिंग करेगा यहाँ पर आके। सर शक्तिमान अगर बात की जाए तो सर हर बच्चों के फेवरेट हुआ करते थे आप। सर कैसा लगता था जब वो शूटिंग करते थे आप और सामने आते थे, उसके बाद बच्चों के साथ एकत्रित होना, बातें करना, वो चीज़ कैसा लगता था सर? देखिए कोई मेरे लिए भी ये बात ऐसी होगी कि मेरी ज़िंदगी होगी। ऐसा नहीं है कि शक्तिमान जब था तो लोग मेरे दोस्त थे, ऐसा नहीं है। शक्तिमान 97 to 2005 चला, आज 2024 में भी बच्चे उतने ही पागल हैं, आज भी शक्तिमान बार बार देखते हैं। तो मेरे लिए बच्चों के साथ एक मेरी केमिस्ट्री है। बच्चे मेरे को मिलते हैं तो डरते हैं पहले से कि कौन लंबा आदमी खड़ा है, फिर धीरे धीरे डांटता हूँ, फिर दोस्ती हो जाती है हमारी। ये मेरा इक्वेशन। यानी कि पहले डांटने फिर दोस्ती करना है। मेरे को देख के डर जाते हैं वो लोग, क्या हो रहा है इधर, तो फिर धीरे धीरे मैं उनको चल ठीक है। तो ये मेरा आज का नहीं है, बहुत पुराना इक्वेशन है जो आज तक चला आ रहा है। मतलब मेरे बच्चों से ये अलग केमिस्ट्री है। तो मेरे लिए अच्छा लगना बुरा लगना नहीं, मैं बच्चों के लिए ही जीता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ देश तब सुधरेगा जब बच्चे सुधरेंगे। रांची में सर कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी एक उम्मीद होती है सर, रांची वासियों के लिए कोई प्रोजेक्ट? नहीं, कोई दिमाग में पाइपलाइन में कुछ नहीं है, बट मेरा मकसद रांची आने का कुछ और था। देखिए मैं एक बहुत ख़ास मकसद से आया हूँ यहाँ पर जी। मैं कहीं नहीं जाता, मैं इंडिया में किसी आश्रम में आज तक नहीं गया। यहाँ पर एक YSS आश्रम है, योगानंद का मतलब यगोडा सत्संग सोसाइटी है, परमहंस योगानंद जी की। मैंने उनकी किताब पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और वो बुक मेरे पास 25 साल से पड़ी थी, मैंने नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी तो मैं एकदम मुग्ध हो गया, मोहित हो गया। और ये वो सोच है जो मेरे अंदर भी थी कि आत्मा क्या होती है, हम क्यों हैं, क्या है। मुझे सडनली मन में ख्याल आया कि मैं रांची जाके खुद उनके आश्रम में उनसे मिलूं। मैं उनको तो नहीं मिल पाया, 1952 में डेथ हो गई उनकी। और मैं उनके जो किताब के अंदर जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो इतना अच्छा है कि मैंने आज तक ऐसी किताब नहीं पढ़ी। तो उसको देखकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी मुलाकात अभी मैं 3 घंटे में बैठ कर आया हूँ उनके साथ। स्वामी जी मिले, श्रद्धानंद जी मिले वहाँ पर, प्रवेशानंद जी मिले वहाँ पर, और मैं उनके बीच में खाना भी खिलाया उन्होंने मेरे को।
जगह जगह देखा, मैंने उनका कमरा देखा, उनका सब लाइब्रेरी देखी, और फिर हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया आत्मा पर। अच्छा लगा मुझे। तो अब देखो मैं यहाँ से आगे कहाँ जाता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सर कोई ऐसा फेमस डायलॉग शक्तिमान का या फिर महाभारत का जो आप बोलना पसंद करेंगे सर? मैं अभी डायलॉग छोड़िए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, आयुष्मान भव पुत्री आयुष्मान भव। सर एक अलग डिफरेंट क्वेश्चन करूंगी सर मैं आपसे, लोकसभा और विधानसभा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे सर आप इस चुनाव में? देखिए, देश एक बहुत ही विकट स्थिति में खड़ा हुआ है। मुझे कभी कभी चिंता होती है, मैं बहुत बोल जाता हूँ। मेरी एक चैनल चलती है भीष्म इंटरनेशनल, मैंने वहाँ पर कम से कम 700-800 वीडियो डाली है। मैं हर सब्जेक्ट पे बोलता हूँ। कई बार मैंने इस पॉइंट को उठाया है कि पॉलिटिक्स का मतलब ईमानदारी कहाँ चली गई। पॉलिटिक्स में सिर्फ लड़ते रहते हैं। अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करती है, देश के लिए नहीं करती। और 4.5 साल तक बच्चे लोग जो हैं वो ऑर्डिनरी आदमी करके बैठे रहते हैं और नेता शक्तिमान होते हैं। 4.5 साल के बाद नेताजी ऐसे करके नोट दो हमको, और पब्लिक फिर से मुग्ध होकर पागल होकर उनके वादों से करके फिर चुनती है, और फिर 5 साल चलता है। देश में एक कड़क डेमोक्रेसी चाहिए। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, मैं सीधी सी बात करता हूँ, क्योंकि कोई और विपक्ष में कोई नेता नहीं है। जो हैं वो ऐसी बेतुकी की बातें कर रहे हैं जिसमें उनको सिर्फ इतना कि इसको हराने का बस मेरे को। अरे बाबा, देश किधर है? कोई है आपके दिमाग में? ये कम से कम एक विजन तो है इनकी। अब वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, जीतते हैं, उसके भी अलग अलग सवाल हैं। हर इंसान, इनको आना वापस ज़रूरी है और उनको तोड़ना उनका ज़रूरी है। टूटेगा तो देश का नुकसान, आएंगे तो इनका फ़ायदा। इंडिया बना लेते हैं। अरे अच्छी स्थिति नहीं है, मैं कहता हूँ। और हर इलेक्शन कुर्सी जीतने का मार्ग मत न बनना चाहिए। लोगों को, अपोजिशन को, पार्टी का तारीफ भी करनी चाहिए अगर कोई अच्छा काम करते हैं। अगर उसको हमेशा ही गंदा बोलोगे तो इसका मतलब आपकी बात सही नहीं है। आप कहीं ना कहीं बायस्ड होकर बोल रहे हैं। सो इलेक्शन आ रहा है, मैं चाहूँगा पब्लिक को बोलूँगा वोट दीजिए। हर एक वोट काउंट करता है। आपका एक वोट आप अच्छी चीज़ भी ला सकता है, एक वोट बुरी चीज़ भी ला सकता है। सो लेट्स सी, लोकसभा का इलेक्शन है तो देश का क्या होता है देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड आयुष्मान भव, ऑल द बेस्ट।